नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से दीपक कुमार सिंह यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों देखेंगे कि आज के इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा अपने प्रीलिम्स के पेपर में लगातार पिछले कई वर्षों से आधुनिक भारत के क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इतिहास में अगर आप देखेंगे तो आधुनिक भारत जो है वह काफी महत्वपूर्ण रहा है। मैं आज इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आपको कंप्लीट करके कम से कम 10 घंटे के आसपास के सेशन में मैं पूरी की पूरी जो आधुनिक भारत है उसका एक सारांश, समरी और अच्छे से हर एक प्रीलिम्स के हर एक पॉइंट को आपको अच्छे क्रिस्पी नोट्स के साथ में प्रिपेयर करवाऊंगा। तो आप सभी मेरा साथ देंगे और मेरे साथ में चलेंगे और हम लोग कंप्लीट करेंगे। करीब 10 घंटे के आसपास में जितना भी जाता है उसमें पूरा का पूरा आधुनिक भारत एक समरी में, स्टोरी टेलिंग में, मतलब कहानी के रूप में तैयार करेंगे हर एक फैक्ट को, और शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा जिससे आप उससे अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत हम करीब 10 घंटों में कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि जब मैं बात करता हूं यूरोपियों के आगमन की, तो इसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम इस जगह पे ध्यान दें तो भारत में आने वाली यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनकी स्थापना को देखें तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पुर्तगाल की कंपनी। उसके बाद स्थापना हुई ग्रेट ब्रिटेन, मतलब अंग्रेजों की कंपनी। फिर डचों की कंपनी, नीदरलैंड आपने नाम सुना होगा। फिर डेनमार्क की कंपनी, ऐसे उसके बाद फ्रांस की कंपनी। लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले क्रमों में एक हम शॉर्ट में पढ़ने के लिए PDBDF लेके चलते हैं। मतलब पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेन्स आए, डेन्स मतलब डेनमार्क से, और फिर आपके फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार से हम ये क्रम लेके चलते हैं। लेकिन जब कंपनियों की स्थापना के क्रम में आते हैं तो फिर हमें यह पता चलता है कि पुर्तगाल की जो कंपनी है एस्टाडो द इंडिया, यह सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। उसके बाद वेरिंगडे ओस्टाइंडे कंपनी, डच कंपनी 1602 में हुई। मैं आपको बता दूं यह एक प्रकार से सह सरकारी, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में खास एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। यह पहली ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जो भारत में आई थी। जी हां, मतलब इसमें सरकार तो थे ही, लेकिन सरकारी तंत्रों के साथ में निजी कंपनियों के लोग भी एक साथ मिलकर भारत में व्यापार के लिए आए थे। और यह जब आए तो इनमें कुल जो कंपनियों में लोगों की संख्या थी, इसके जो मेंबर थे वो 17 थे, जिनको जेंटलमैन ऑफ 17 के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए कंपनियों के नाम में यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में आखिर हम डच कंपनी का नाम इतना हाईलाइट क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है, सह सरकारी कंपनी है जो हमारे यहां पे आई थी। उसके बाद देखेंगे डेनमार्क की कंपनी है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में बनी। और फिर कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स जो है, ओरिएंटल्स, ये 1664 में फ्रांस में बनी। और इस प्रकार से अगर देशों के आने का क्रम में एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम सुना होगा आपने, फिर डेन्स, डेनमार्क और फिर फ्रांसीसी। ये एक क्रम रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत से बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था 1599 में कंपनी बन गई। वो तो ठीक है, लेकिन उस कंपनी ने भारत में जब व्यापार करना प्रारंभ किया तो वो पहला व्यक्ति 1608 में कैप्टन हॉकिंस ही पहुंचा समुद्री मार्ग से। जी हां, आगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला देश या फिर ये जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, आखिर क्या कारण था, पूछता है भारत कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके खातिर यह भारत में व्यापार करने के लिए इतने उत्सुक थे। तो आइए पता लगाते हैं कि इनकी उत्सुकता के पीछे का कारण क्या है। इसके लिए मैंने आपके सामने बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स रेडी किए हैं, लाइक क्रंची हैं, ठीक है, काफी अच्छा लगेगा आपको।
आप ये देख सकते हैं कि इसमें करीब 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो है 1453 में कस्तुनतुनिया का पतन। रोमन एक साम्राज्य था जी, उसी रोमन साम्राज्य जो था, फिर वहीं पे तुर्कों का आगमन हो गया। जब तुर्कों ने उत्तर की ओर, जब इस्लाम ने, अब अरब के क्षेत्रों ने अपना विस्तार प्रारंभ किया तो उत्तर की ओर किया। तो उत्तर में जब ये तुर्की से फिर आगे निकलकर इन्होंने कस्तुनतुनिया को, कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको अपने कब्जे में लिया, तो वहां पे इनका अधिकार हो गया। अब ये वो रास्ता है, वो पॉइंट है जो सिल्क रूट का बीच का पॉइंट है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो पश्चिम से चले आओ तो आपको यूरोप का रास्ता जो है यूरोप को पूरा कनेक्ट करता है, और यही सिल्क रूट के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट था, केंद्र बिंदु था, जिस केंद्र बिंदु पे अरबों का अधिकार हो गया। तुर्कों का अधिकार कह सकते हैं, अरबों का अधिकार कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि इतिहास का है, काफी डिबेट है इस पे, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस प्रकार से जब 1453 में इस क्षेत्र का पतन हुआ तो एक खास चीज शुरू हुई, एज ऑफ डिस्कवरी, मतलब खोज प्रारंभ हुई। वास्तविकता में बच्चों हुआ यह था कि जब कस्तुनतुनिया को कब्जे में लिया गया तो जो व्यापारिक मार्ग था, जिसे हम सिल्क या रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं, उसमें नियंत्रण हो गया अरबों का। और जब उनका नियंत्रण हो गया तो उन्होंने वहां पे मन चाहे ढंग से टैक्स बढ़ा दिए। उस समय चुंगी कर लगता था, और जब ये टैक्स मन चाहे ढंग से बढ़ाए गए तो फिर जो चीन और भारत से जाने वाली सामग्रियां थी, जिन्हें अरब के व्यापारियों के द्वारा वहां भेजा जाता था, या वहां यूरोप से लोग आते थे ले जाते थे, उनकी दाम जो है, उनके जो मूल्य हैं, उनमें करीब 2 से 3 से कई बार तो कुछ चीजों में कम से कम 60-70 गुना दाम बढ़ गया। इससे यूरोप में मची खलबली, क्योंकि यूरोप के लोग मसालों पे ज्यादा डिपेंड थे। मांस में मसाला लगा देने से उसकी आयु जो थी बढ़ जाती थी। एक हिसाब से खाद्य संसाधन, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप पढ़ते हैं, उसका एक पार्ट है कि उसका किसी भी प्रोडक्ट को केमिकल का प्रयोग करके लंबा समय दे देना। ये मसालों का प्रयोग करके उसको लंबा समय देते थे। इसके लिए इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा थी भारत और चीन के मसालों पर। लेकिन इसके बाद जब यह महंगा हो गया तो फिर इन्होंने एक नए रास्ते की खोज करनी शुरू की। उसी नए रास्ते की खोज ने इनको एक प्रेरित किया, और यह भारत की ओर एक समुद्री मार्ग की खोज की करते हुए भारत की ओर आ गए। दूसरी बात यहां पे आती है कि वाणिज्यिक लाभ अर्जित करने के लिए, वास्तविकता यह है कि जब उनको वहां पर अरबों का नियंत्रण आ गया, जब उनको वहां पर बहुत भारी मात्रा में नुकसान होने लगा, व्यापार में बहुत ज्यादा, क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा होता था, प्रॉफिट नहीं मिलता था। मान लीजिए मैं ये कोई मसाला है 100 रुपए में लेके जा रहा हूं और वहां पे 150 का बेचूंगा, अचानक से इस पर टैक्स बढ़ा के 130 रुपए मूल्य हो गया, केवल 20 का प्रॉफिट होगा, होना था 50 का। इसी प्रकार से यहां पे नुकसान भी होना शुरू हो गया। तो अत्यधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी वर्ग जो था वह काफी प्रेरित हुआ कि नए रास्ते की खोज करे ताकि हमारा लाभ अत्यधिक हो। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला है, पुनर्जागरण ने 15वीं शताब्दी में अन्वेषण को बढ़ा दिया। स्वामी विवेकानंद हमारे एक बहुत सही बात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अगर लिबर्टी नहीं होगी तो कोई भी देश कभी भी विकास कर ही नहीं सकता। लिबर्टी इन थॉट एंड एक्शन इज द ओनली कंडीशन ऑफ वेल बीइंग, ओनली कंडीशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशन। If it does not exist, the man, the race and nation must go down. स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, अगर किसी देश में स्वतंत्रता नहीं है, लिबर्टी, मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। जब यूरोप में पुनर्जागरण का समय आया तो अन्वेषण को बढ़ावा मिला, क्योंकि लोग क्रिएटिव हो गए, लिबर्टी आ गई वहां पे, और इसी रचनात्मक नजरिया जो उनका विकसित हुआ, उन्होंने कई प्रकार की चीजें डेवलप की, जैसे समुद्र में चलने वाले बड़े जहाज, समुद्र में दिशा सूचक यंत्र, तोप जिन्हें जहाजों पर लगाया जा सके, अलग अलग प्रकार के हथियार, नेविगेशन, समुद्री मार्ग जो है खोजना आसान हो जाए उसके लिए विभिन्न प्रकार की चीजें,
विकसित की गई, उनको खोजा गया, उनका निर्माण किया गया। तो इसने कहीं ना कहीं फ्यूल का काम किया, ईंधन का काम किया, ठीक है, ईंधन का काम किया, इनकी प्रेरणा को बढ़ाया। मुझे यहां से कहीं जाना है, मैं चल नहीं सकता हूं, कोई आ गया साथ में कि चलो मैं तुम्हें साथ लिए चलता हूं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और मेरा मोटिवेशन डबल हो गया। उसके बाद देखेंगे पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, इन्हें नेविगेटर, द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अलावा स्पेन की महारानी इजाबेल ने भी वित्तीय सहायता दी थी अपने व्यापारी वर्ग को कि आप जाइए, समुद्र मार्ग की खोज करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा होना। जी हां, कहने का मतलब कि जो व्यापारी करना चाह रहा था उसको वहां की सरकार और राजघरानों से भी बड़े स्तर पर वित्तीय सहायताएं मिली, क्योंकि एक बहुत बड़ी खोज यात्रा के लिए काफी वित्त लगता है, काफी पैसा लगता है। देखिए यह भी इनके लिए आसान हो गया। फिर एक संधि हुई थी 1494 में, टोर्डेसिलस की संधि। अब ये संधि क्या थी? अगर मैं इसे आपको नॉर्थ अमेरिका बता दूं, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये अटलांटिक बीच में आ गया, फिर इधर पूरा यूरोप है, और ये पूरा आपका एशिया का क्षेत्र है, यहां पे अफ्रीका का क्षेत्र है, ये इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई, और काल्पनिक रेखा में एक संधि होती है पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, क्योंकि ये जो दो देश है, ठीक है, ये वो दो देश है जिन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत की। खोज के लिए आगे बढ़ते गए। कोलंबस स्पेन का आपको नाम याद होगा, और वास्को डी गामा आपके पुर्तगाल के। तो इन दोनों देशों ने जब खोज काफी हद तक कर ली थी, चीजों को समझना शुरू कर गए थे, तो एक इमेजिनरी लाइन खींची और आपस में एक संधि की कि हम गैर ईसाई इलाकों को अटलांटिक के पूर्व में आप रख लो, पश्चिम में मतलब स्पेन, ये पूरा क्षेत्र जो होगा ये स्पेन के अंतर्गत आ जाएगा, और इसके जो पूर्व का क्षेत्र है, क्लियर है, वो चला जाएगा आपके पुर्तगालियों के अंडर में। ठीक है, इस प्रकार से एक खास प्रकार की संधि जो थी इनके मध्य में की गई। क्लियर है? तो एक चीज तो हमें यहां समझ में आती है कि इन्होंने गैर ईसाई क्षेत्रों को आपस में बांटा। वो अलग बात है कि बाद में पुर्तगाली जो होंगे वो उनका ध्यान भी इधर की ओर होने लगेगा, और जब यह इधर की ओर अपना ध्यान पूरी तरीके से बढ़ा लेंगे, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज यूरोप से काफी करीबी, तो उनका जो मोटिवेशन है वो इधर आ जाएगा। यही इनके पतन के पीछे कारण भी बना था, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। लेकिन मुख्यतः ये कुछ 5 कारण हैं जिन कारणों की वजह से समुद्री मार्ग की खोज के लिए इनको प्रेरणा मिलती है। और अब मुझे लगता है कि आपको ये सारे कारण जो होंगे वह अब तक तो समझ में आ ही गए होंगे कि इन कारणों में किस प्रकार की चर्चाएं की गई हैं, या ये कारण किस तरीके से हमारे लिए जरूरी हैं। अब आते हैं सबसे पहले उस देश के बारे में पढ़ने, उस देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने जो हमारे यहां सबसे पहले आया था। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली जो था वो भारत में आया। पुर्तगाली जो थे, तो याद रखेंगे ये जो पुर्तगाली थे ये पहले तो व्यापार से आए, व्यापार करने, लेकिन अचानक से वहां के जो पुर्तगाली सम्राट थे उन्होंने भारत में गवर्नर भेजना शुरू किया। तो अगर मैं पुर्तगालियों को जब भी पढ़ता हूं तो मुझे इनमें 2 चीजें तो अलग दिख जाती हैं। क्या? एक था सत्ता से पूर्व, एक है सत्ता के समय। मतलब यहां पर जब भारत में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया, तो यहां से भारत में जो पुर्तगाली व्यापार था वो पुर्तगाल के सम्राट के अधीन आ गया। मतलब अब सत्ता वाले लोग व्यापार करेंगे, और जब इसके पहले जो लोग आए और जिन्होंने व्यापार किया, यह सत्ता से पूर्व के समय के रूप में जाना जाता है। उनमें 2 खास नाम हैं, एक खास नाम है वास्को डी गामा और दूसरा है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। अब आइए थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं कि इन लोगों के द्वारा किस प्रकार की चीजें यहां पर की गई थी। सबसे पहले आपको एक नाम दिख रहा होगा, बार्थोलोमेओ दियाज। बच्चों ध्यान देंगे, यह वह व्यक्ति है, पुर्तगाली व्यक्ति, जिसने 1487 ईस्वी में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप तक की यात्रा कर ली थी। जी हां, केप ऑफ गुड होप। आप में से कई बच्चों को डाउट होगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा
समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर स्क्रीन आप सभी को दिख रही हो बच्चों तो ध्यान देंगे। मैं मान लीजिए कि एक अफ्रीका देश जो है, इसको हल्का सा बनाता हूं, माफ करिएगा इतनी मैपिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि समझा सकूं आपको। तो यहां पे एक प्लेस, दक्षिण अफ्रीका में एक प्लेस पड़ता है केप, जिन्हें हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप एक भौगोलिक शब्द है जहां पे प्रोजेक्शन ऑफ लैंड इन अ वाटर, मतलब भूमि का वो भाग जो पानी के ऊपर निकला हो, तो गहराई वहां ज्यादा होती है, समुद्र के बड़े बड़े जहाज आसानी से किनारे पे आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि नेचुरल पोर्ट है, एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो केप ऑफ गुड होप आएंगे, रुकेंगे, रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, और एक अच्छी आशा के साथ सुबह निकलेंगे और भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी केप ऑफ गुड होप में पुर्तगाल से यात्रा करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो आपका बार्थोलोम्यू था। क्लियर है, जो 1487 में यहां पर आ गया था। फिर दूसरे व्यक्ति जो वास्को डी गामा हैं, वो आते हैं भारत में समुद्री मार्ग की खोज करते हुए, और यह भारत पहुंच जाते हैं 1498 में, 1498 में। जी हां, वो केप ऑफ गुड होप से भी आगे निकलकर और यहां पे जो कि भारत था, यहां पे पहुंचते हो। यहां पे ये खास प्रकार की खास जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह का नाम था कालीकट। ठीक है, कालीकट, तो यह कालीकट पहुंचते हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे। ठीक है, हाँ, तो इसमें सबसे पहला जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कालीकट। कालीकट जब पहुंचे तो वहां पे एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था जमूरिन। तो इनका स्वागत किया गया हिंदू राजा जमूरिन के द्वारा। जमूरिन ने इनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद वास्को डी गामा, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में मसालों को, ठीक है, लेकर वापस गए यूरोप। और जब यूरोप गए पुर्तगाल, तो पता चला कि जो मसालों के दाम भारत में थे और जो दाम इनको वहां पर भुगतान करना पड़ता था उसमें काफी कमी थी। कुछ किताबों में तो यह भी मिलता है कि मसालों से वास्को डी गामा में 60 गुना मुनाफा कमाया था। ठीक है, हाँ, अब देखिए, किसी व्यापारी के लिए, किसी व्यापारी वर्ग के लिए जहां पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो, वहां अचानक 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, मुनाफा हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब यह चीज देखी गई तो इसी चीज ने फिर वहां के सम्राट को भी प्रेरित किया कि हमें भी चलना चाहिए। लेकिन जरा सा ठहरिए, ठहरना इसलिए है कि वास्को डी गामा दोबारा फिर 1502 में आता है। ठीक है, लेकिन जब ये 1502 में दोबारा आता है तो थोड़ी सी सोच जो थी बदली हुई थी। जब ये पहले आए तो जमूरिन ने इनका स्वागत किया, काफी अच्छे संबंध डेवलप हुए, मतलब ऐसे संबंध थे कि हम यहां पे इस स्माइली का प्रयोग कर सकते। जमूरिन इतना खुश हुआ। लेकिन जब ये 1502 में आए तो जमूरिन जो था कुछ ऐसा हो गया। उसके पीछे कारण क्या था बच्चों? कारण यह था कि पुर्तगाल के आने से पहले क्या भारत से व्यापार नहीं होता था? होता था, और भारत से व्यापार करते थे अरब के व्यापारी, जो कि एक खास धर्म इस्लाम से संबंधित थे, और ये जो लोग थे ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो फिर क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा दोबारा 1502 में आए तो उन्होंने जमूरिन से बोला कि अब आप अरबों के साथ में व्यापार करना बंद कर दीजिए, कृपया करके आप व्यापार हमारे साथ कीजिए। जब यह बात पता चलती है जमूरिन को, तो जमूरिन इस बात पे, खैर जमूरिन चाहते थे व्यापार करना, लेकिन एक समय में किसी अपने पुराना मित्र जो 2 साल बाद इनसे मिलने आ रहा है, अचानक उसके कहने पे वह अपने इतने लंबे समय से जो व्यापार चल रहा है, व्यापारिक जो लोग हैं, जो संबंध है, उनको खत्म नहीं कर सकता था। जमूरिन ने यह मानने से इनकार कर दिया। और इतिहास में कुछ इतिहासकार बोलते ये वो पल था जब जमूरिन और वास्को डी गामा के रिश्ते, जिनके बारे में वहां के क्षेत्रों में बात होती थी, कहीं ना कहीं इनके बीच में एक ईर्ष्या, क्या कह सकते हैं, एक खटास पड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से 1502 में मतलब वास्को डी गामा भारत 2 बार आए थे, एक बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में। इसी बीच में क्या हुआ, 1500 में, ठीक है, एक जहाज, मतलब जहाज क्या, कुछ जहाजों को लेकर, ठीक है,
पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों को लेकर भारत की ओर आए। और जब ये भारत की ओर आए तो इन्होंने भारत में ही 1503 में कोचीन और 1505 में कन्नूर में फैक्ट्रियों की, कारखानों की स्थापना की थी। इन्हीं का नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और जब ये आए थे तो ये अपने साथ बार्थोलोमेओ दियाज को भी लेकर आए थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनको ऐड कर दीजिएगा। लेकिन ये जितना भी व्यापार हो रहा था बच्चों, ये व्यापार हो रहा था सत्ता का अहम खेल शुरू होने से पहले। लेकिन जब इतने सारे व्यापार और धीरे धीरे इनका सेटलमेंट भारत में होने लगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भी आए। इन्होंने जमोरिन के साथ में मुलाकात भी की। इन्होंने कालीकट के उत्तर में और दक्षिण में, मतलब आपके कन्नूर और कोचीन दोनों जगह पे अपने आप को स्थापित भी किया, क्योंकि कालीकट और कोचीन के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। उन संबंधों का फायदा उठाया, कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की, सपोर्ट मिला जमोरिन से। लेकिन 1502 में वास्को डिगामा की बातों ने कहीं ना कहीं जमोरिन के मन में वह बात जो पहले उनके मित्र के लिए वो भाव था, वह भाव खत्म कर देता है। फिर सत्ता का समय आता है बच्चों। जब सत्ता का समय आता है, मतलब अब पुर्तगाल के सम्राट के द्वारा भारत में प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया जाता है 1505 में। ध्यान से सुनिएगा। अत्यधिक मुनाफा। दक्षिण में मुगल नहीं थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे, कुछ सुल्तान थे जिनकी उतनी बड़े स्तर पर तटीय इलाकों में पकड़ नहीं थी, कमजोर थे। पुर्तगाली अपने आप को स्थापित कर रहे थे। वो पुर्तगाल के सम्राट ने देखा तो कहा कि इतना लाभ हो रहा है जब हम केवल व्यापार कर रहे हैं, मतलब जब हम केवल चीजें खरीद कर ला रहे हैं, अगर हम वहां पे अपने लोगों को बसाकर और वहां के क्षेत्रों से अब निर्यात करना शुरू कर दे, खुद ही खेती करे, सब करे, वहां के क्षेत्रों में बस जाए तो कितना लाभ होगा। जी हां, इसी लाभ के उद्देश्य से सत्तावादी लोग जो थे, पुर्तगाल के आपके राजकुमार थे, ठीक है, इन लोगों के द्वारा प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया जाता है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आया। सबसे पहला कार्य जो इसने किया वो कार्य था आपका किलेबंदी। जी हां, सबसे पहला कार्य इसने क्या किया? किलेबंदी की। कन्नौर, कोचीन, अजनादीव, गोवा से बिल्कुल नीचे है, छोटा सा आइलैंड है अजनादीव, सब जगह पे किलेबंदी शुरुआत कर दी। किलेबंदी के अलावा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को एक खास चीज के लिए जाना जाता है जिसे हम कहते हैं नीले या शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले एवं शांत जल की नीति, ठीक है। नीले अथवा शांत जल की नीति को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो समुद्र के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना, अपने आप को संगठित और मजबूत करना। हां, पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि दो ही चीजें थी जिनके बीच में संघर्ष था, थल मतलब स्थल और समुद्र। स्थल में जो भारत के राजा थे उनकी पकड़ अच्छी थी, काफी अच्छे सैनिक भी थे, लेकिन समुद्री क्षेत्र में इनकी पकड़ उतनी नहीं थी। इस बात को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पता चला। इसके अलावा जब भी इनके जहाज जाते थे तो अरब के गुस्साए व्यापारी, कभी मिस्र का व्यापारी, कभी अरब का व्यापारी, कभी गुजरात का व्यापारी, इनको लूट लेता था। इनको अपने जहाजों को सुरक्षा भी देनी थी और साथ में इस पूरे नीले जल की नीति, जब आप मैप देखते हो तो पूरा पानी का भाग नीला रहता है, उसे नीले जल की नीति अथवा शांत क्यों? क्योंकि हमारा प्रभुत्व होगा, हम यहां पे अपने आप को स्थापित करेंगे। इतिहास में एक और चीज है, इसी नीले एवं शांत जल की नीति को पुर्तगाल के आगे आने वाले गवर्नर ने प्रयुक्त किया और आगे चल के यही चीज, अगर आपको नाम मालूम होगा, कार्टेज, आर्मीडा काफिला के नाम से कार्टेज
ठीक है, कार्टेज आर्मीडा काफिला के नाम से फेमस है। कार्टेज काफिला के नाम से जानते हैं, मतलब आगे चल के पुर्तगाल के बाकी गवर्नरों के अंतर्गत यह नीले एवं शांत जल की नीति जो थी वह एक कार्टेज आर्मिड काफिला के नाम से फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। इसका अर्थ यह है कि अब अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति को समुद्र में व्यापार करना हो तो उसे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब एक कहते हैं कि परमिशन, मतलब आज्ञा लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से। पुर्तगाल का गवर्नर वो आज्ञा देगा। एक समय तो अकबर को भी अपने जहाजों या अपने व्यापार के लिए इनसे कार्टेज लेना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना महत्व होगा। उसी समय बच्चों एक और चीज हमें यहां पर क्लियर होती है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय जब इन्होंने अपना प्रभुत्व नीले जल पर बढ़ाना शुरू किया तो अरब, मिस्र और गुजरात के जो व्यापारी थे इन्होंने अपनी एक संयुक्त सेना बनाई और इनकी संयुक्त सेना, ठीक है, मैं आपको बता दूं, संयुक्त सेना इसमें आपका मिस्र, अरब और साथ में गुजरात के मुस्लिम व्यापारी थे। ठीक है, इनका युद्ध होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा मतलब पुर्तगाल के साथ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह युद्ध जो है 1508 में हुआ, जिसे हम चौल के युद्ध के बारे में जानते हैं। बैटल ऑफ चौल, चौल का युद्ध जो है उस नाम से जानते हैं। इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की हार हुई एवं इसके पुत्र की हत्या कर दी जाती है। एक मॉरल ब्लो लगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी बेटे के मौत का बदला तो लेना ही था। अगले ही साल 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था, 1509 में ही। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण योगदान था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का भारत में, और ये भारत में आए, इस प्रकार से अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन बच्चों अभी तो कहानी शुरू हुई है। जी हां, ये तो अगर आप देखेंगे तो एक नमूना था, समझ रहे हैं आप, नमूना था किसका, क्या कह सकते हैं इनको, पुर्तगालियों के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये तो साम्राज्यवादी एक नमूना देखने को मिलता है। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे ये 1500, ठीक है, 9 के अंत में आ गए थे। ठीक है, ये 1505 से 9 के बीच में थे, 1509 में आ गए और आते ही इन्होंने अपने कारनामे शुरू किए। पहला कारनामा क्या शुरू किया कि 1500, कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं इसको अलग कर देता हूं, इस साइड का है। 1510 में इन्होंने गोवा को, नाम तो सुना ही होगा आपने, जी हां, क्लियर है, मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, बिल्कुल मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, 1510 में गोवा मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, उस समय बीजापुर के नवाब थे, मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया 1510 में। 1510 में गोवा छीनने के बाद अगर देखेंगे तो इसी कारण से, इसी वर्ष क्योंकि एक बहुत बड़ी बीजापुर की रियासत थी, ठीक है, उसको हराकर, उसके नवाब को हराकर, मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह वहां के शासक को हराकर जब गोवा को छीना गया तो इन्हें ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संस्थापक। इसी कारण से वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता के भारत में हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क को लेते हैं। तीसरी चीज, इन्होंने एक विवाह नीति की शुरुआत की। अब बच्चों विवाह नीति क्या थी? विवाह नीति के अंतर्गत इन्होंने पुर्तगाल के जो युवक थे उनको भारत की महिलाओं के साथ में विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ताकि हम यहां पर अपनी संख्या को बढ़ा सकें और अपने क्षेत्रों को विस्तार कर सकें। तो यह कार्य करने वाले जो थे वह आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो इनके समय में एक और चीज हुई जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम सभी को मालूम होना चाहिए। क्लियर है? मैं आपको इसके लिए एक पेज लेके समझाता हूं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। देखेंगे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, एक आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आपको मैप के बारे में मतलब थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। ये आपका अफ्रीका का क्षेत्र है, अफ्रीका के क्षेत्र से ये अरब का क्षेत्र है, ठीक है? अरब के क्षेत्र से फिर ऐसे एक स्थान निकला और ये आपका भारत का क्षेत्र है। भारत के क्षेत्र से फिर आप देखेंगे बहुत बड़ा क्षेत्र गया यहां पे, ये तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आपका मेडागास्कर है, ठीक है? तो ये आपका केप ऑफ गुड होप है। ये आपका मेडागास्कर है। ये आपका जो है ये फारस की खाड़ी में हॉर्मुज है, ठीक है? हॉर्मुज। और ये आपका मलक्का है, और ये जो आपका है ये आपका भारत है। मलक्का आपको मालूम होगा एक स्ट्रेट है, ठीक है? आप सभी को मालूम होगा मलक्का एक स्ट्रेट है और हॉर्मुज भी है, ठीक है? जहां से व्यापार हुआ करते थे। तो हॉर्मुज को और मलक्का को तो 1511 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का को और 1515 में बच्चों हॉर्मुज पे अपना अधिकार कर लिया। जी हां, मतलब इन दोनों जगहों पे अगर आप देखेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना अधिकार कर लिया था। समझ में आया आपको? बताइए, क्लियर हुआ होगा यहां तक? क्योंकि चीजें तभी मजा आएंगी, ठीक है? और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर में, मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में चलता हूं, ठीक है? और कनेक्ट करता हूं आपको। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हिंद महासागर में अपनी एक वास्तविक जो है शक्ति जो है पुर्तगाल की, वह स्थापित की। मैंने आपको भी मलक्का और इनके बारे में बताया, तो नाम लिख लेंगे आगे, ठीक है? हाँ, मलक्का मतलब ये 1511 और हॉर्मुज जो है ये करीब 1515 में, ठीक है, अपने अधिकार में लिया। इसके अलावा विवाह रीति हो गई, वास्तविक संस्थापक हो गए। एक खास चीज अगर आप देखेंगे तो अपने क्षेत्राधिकार में, जी हाँ, मतलब बोला जाता है कि जितना इनके क्षेत्राधिकार थे, जितने क्षेत्र में इनका अधिकार था, वहां पे सती प्रथा को बंद किया। मतलब सती प्रथा के ऊपर कहीं ना कहीं एक बोला कि इसे बंद करना चाहिए, सती प्रथा पे रोक लगाई, ठीक है? रोक लगाई लिख सकते हैं इसी क्षेत्राधिकार में। तो यह पहले यूरोपीय गवर्नर थे जिन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। जी हाँ, जिनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा, इनके विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से अच्छे संबंध थे। कभी कभी पूछ लेता है ये किसके समकालीन थे, तो वहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय से अच्छे संबंध थे, ठीक है? तो ये इतने पॉइंट जो हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, खासकर हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, हमारे नहीं पुर्तगाल के, ठीक है? जी हाँ, अगली शुरुआत होती है नीनो दी कून्हा से। अब आदमी जो है वो कून्हा है, ठीक है? मतलब आप यहां पे अलग ही हिंदी मतलब निकल जाएगा, लेकिन याद रखेंगे ये 1529 में भारत आए, ठीक है? 1529 में ये भारत आते हैं। जब ये भारत आते हैं तो सबसे अच्छा काम अगले ही साल करते हैं। भाई अच्छा कार्य मतलब किसके उद्देश्य से? पुर्तगालियों के उद्देश्य से, ठीक है? हाँ, ये मत समझना कि मेरे उद्देश्य से अच्छा काम या हम लोग के लिए कुछ कर गए, यूपीएससी का सिलेबस तो बढ़ा के ही गए,
तो देखेंगे ये क्या करके गए, तो मैं इनके बारे में यहां से लिखना शुरू करता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पूरा जो है इलाका इन्हीं को दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट 1530 में, ठीक है, राजधानी जो पुर्तगालियों की राजधानी थी उसे कोचीन से गोवा भेज कर दिया। ठीक है, तो कोचीन से राजधानी गोवा, ठीक है, गोवा को बनाया। कहां पहले कौन सी राजधानी थी आपकी? कोचीन में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हुगली और सेंट टोम में पुर्तगाली बस्ती बसाई। ठीक है, तो पुर्तगाली लिखते चलेंगे बच्चों। इसके बाद देखो एक समरी थी, मैं हल्का पढ़ा सकता था लेकिन न्याय ना होता आपके साथ, क्योंकि पेपर भी तो निकालना है। जी हाँ, तो थोड़ा सा आपको स्टोरी भी मिलता रहेगा और फैक्ट भी मिलता रहेगा, मजा आएगा आपको। पुर्तगाली बस्ती जो है दो जगहों पे, एक जो जगह है आपकी, ठीक है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं हुगली जो कि बंगाल में है, और सेंट टॉम। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे और खास चीज हुई कि बसीन और दीव दो क्षेत्र थे। ठीक है, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं जगह की कमी के कारण। 1534 में बसीन, ये आपके गोवा से नीचे की ओर है, और 1535 में दीव। आपको मालूम है गोवा के, अगर आप, मैं यहाँ पे मैप बनाऊं ये भारत का, तो यहाँ पे दीव आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका बसीन आ जाएगा। फिर सालसेट है, आपको मालूम होगा, सालसेट है, फिर नीचे चले आएंगे ऐसे आपको कन्नूर, कोचीन, कालीकट, कन्नौर, ऐसे मिलता जाएगा पूरा। ठीक है, गोवा, तो ये सभी इनके क्षेत्र थे। तो बसीन और दीव जो है इन दोनों के ऊपर अधिकार भी किया। क्लियर है? इन दोनों के ऊपर अधिकार भी किया, दीव और बसीन में। क्लियर है? अब यहां पे एक और खास चीज जो आपको इनके बारे में लिखनी चाहिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, नीनो दी क्विन्हा के बारे में। मुस्लिम शासकों के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, मतलब इंटॉलरेंस, धार्मिक रूप से। ठीक है, जी हां, और इनकी सबसे बड़ी ताकत भी यहां पे यही थे। तो नीनो दी क्विन्हा ने अचानक ही अपना कूना कर दिया, मतलब अपने आप को बदल लिया। बदला ये कि अचानक से, मतलब एक शासक है गुजरात का जिन्हें हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, बहादुर शाह बेगड़ा वगैरह के नाम से सुना होगा। उसने इनको, उस समय हुमायूं उसके पीछे पड़ा था, तो हुमायूं को हराने के लिए इन्होंने पुर्तगालियों के साथ में मदद ली। उसके चक्कर में पुर्तगालियों को दीव, ये सारी चीजें, ये दिए, बेसिन, दीव, सब चीजें इनको उपलब्धि भी कराई। बाद में नीनो दी क्विन्हा जो था, क्योंकि वह मुस्लिम शासकों के प्रति इनटॉलरेटेड था, ठीक है, तो इसलिए वहां के जो लोग थे गुजरात के, वह अपने ही बहादुर शाह के खिलाफ होते चले गए कि तुमने किससे दोस्ती की, वो तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा, शोषण कर रहा है, धार्मिक आधार पे धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसको लेकर, नीनो दी क्विन्हा को लेकर बेगड़ा जो था वह काफी नाराज हो गया, और इन्हीं के बीच में एक जहाज पे बैठे वार्ता चल रही थी। नीनो दी क्विन्हा ने उठवाया और बेगड़ा को उठवा के समुद्र में फेंक दिया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से जिस गुजरात के शासक के दम पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, उसी शासक को खा गए। कहने का मतलब भाई साहब, समझ रहे हो, नाग हैं ये जी। तो ये थे आपके नीनो दी क्विन्हा। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा और हर एक चीज क्लियर हो गई होगी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो दी क्विन्हा के बारे में। कुछ और चीजें हैं जो पेपर में आ सकती हैं और पेपर में पूछी भी गई हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लूं। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं कहीं पे, ताकि क्लियर हो जाए। एक मिनट। तो बच्चों, चर्चा कुछ इस प्रकार से है, आपने शायद नाम सुना होगा, फ्रांसिस जेवियर का नाम सुना होगा आपने शायद, या फ्रांसिस्को जेवियर का नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं। ठीक है, फ्रांसिस्को जेवियर, ये भी भारत आए थे। ठीक है, और उस समय जो पुर्तगाल का शासन था
अल्फांसो डिसूजा पुर्तगाल के गवर्नर थे। ठीक है, हाँ, पुर्तगाल के गवर्नर थे। ठीक है, इनके समय काल में आए। फिर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, 1556 में ही, मतलब 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में पुर्तगालियों ने करवाई थी, और जिसमें सबसे पहले जो बाइबिल है, ठीक है, हाँ, इसकी प्रिंटिंग हुई थी, इसको छापा गया था, सबसे पहला प्रिंट बाइबल का निकाला गया था। ठीक है, और इन्होंने ही भारत में गोथिक स्थापत्य कला जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था। गोथिक स्थापत्य कला, इसके बारे में चर्चा जो है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में। जी हाँ, मैं आपके लिए ऐसी लेक्चर बना रहा हूं प्राचीन भारत पे, मध्यकालीन भारत पे, जिसमें 10-10 घंटे में, 8-8 घंटे में, 12-12 घंटों में इकोनॉमी भी ऐसी स्टोरी फॉर्मेट में आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पुर्तगालियों का पतन, मतलब इनका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ। तो बच्चों, इनके पतन के बारे में मैं अगर देखूं यहां पे, तो मैं आपको 5 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है मराठों का उदय। उत्तर भारत में मुगल, दक्षिण में पुर्तगाल अब ताकतवर। कारण क्या था? क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति दक्षिण में उपस्थित नहीं थी, लेकिन अचानक से मराठों का उदय हो गया। मराठों ने इनके क्षेत्रों पे अटैक करना शुरू किया। मुंबई के साथ साथ गोवा को भी इनसे छीन लिया था। इसी वजह से कहा जाता है कि जब एक बहुत बड़ी शक्ति, केवल यहीं पे नहीं, मिस्र में एक अच्छा शासक आ गया, ठीक है, मलेशिया में अच्छा शासक आ गया, मलक्का पे डच का कब्जा होता चला गया, तो मराठों के उदय के कारण भारत में यह काफी कमजोर हो गए। उसके पीछे सबसे पहला कारण है कि यह जल क्षेत्र में ही बने रहे। इन्होंने कभी स्थल को लेकर कोई मतलब प्लानिंग, नियोजन किया ही नहीं, और स्थल में यह कमजोर थे, इसलिए मराठा को टक्कर दे ना सके। दूसरा था धार्मिक नीतियां। इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वह थोड़ी सी ऐसी थी कि धर्म को दूसरे धर्मों के ऊपर थोपने की बात होती थी। यहां तक कि जब देखा कि अकबर जो है वो भी धर्म का बहुत बड़ा, धर्म के ज्ञान के लिए भागा भागा दौड़ रहा है, सभी धर्म को समझना चाहता, तो वहां पे भी 2 लोग अपने भेज दिए कि उसको इतना धर्म बताना, इतना धर्म बताना कि आगे सब चल के वो, इसमें कई लोग बुरा मानेंगे, मुझे मालूम है, कई बार मैंने पहले भी पढ़ाया तो लोगों को लगता है क्या करे, सिलेबस कहता है, मैं नहीं कहता हूं। ठीक है, हाँ, तो पहले एक बार सर्च कर लेंगे तब बोलेंगे। तो धार्मिक नीतियां जो थी, फोर्सफुली कन्वर्जन, इनके लिए आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब पहले पढ़ाया था कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, किसी इसका तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो सोर्स है, एक बार पढ़िए विकिपीडिया, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा आप ऑथेंटिक है, आप समझिए, अगर कुछ गलत होता है तो कुछ समय बाद डिलीट हो जाता है, वो कई सालों से है। ठीक है, तो धार्मिक नीतियां जो थी वो फोर्सफुली कन्वर्जन, इससे यहाँ के लोगों में, पुर्तगालियों के लिए एक भय उत्पन्न हुआ, और यहाँ के शासकों के अंदर भी भय उत्पन्न हुआ। इसीलिए पुर्तगालियों ने भारत के क्षेत्रों में उस तरीके से उनको अपनी तरफ नहीं कर पाए जैसा डच कर लिए थे। डच काफी अच्छे थे, क्योंकि वह ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुचित व्यापार प्रथा, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस। अब अनुचित व्यापार प्रथा में क्या था बच्चों? अनुचित व्यापार प्रथा में यह था कि यह समुद्री मार्ग पे मन चाहे ढंग से लाइसेंस लेना, कार्टेज पद्धति की शुरुआत, किसी और व्यापारी को व्यापार न करने देना, और मन चाहे ढंग पे उसके ऊपर टैक्स या चुंगी कर को लगाना, और अपनी वस्तुओं को सस्ते दाम पे अपनी वस्तुओं को लेके जाना और यूरोप में बेचना, और बाकी जो व्यापार थे, खासकर वेनिस में जो व्यापार होता है अरब के व्यापारियों का, उनके व्यापार को काफी नुकसान हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर यहीं पे, तो एक और पॉइंट आपको समझ में आता है, यहां पे क्लियर होगा। ठीक है, जहां तक समुद्री डाकुओं के रूप में ख्याति अर्जित की। जी हां, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी बड़ी सत्ता, इतना अच्छा देश, जिनके राजकुमार ने इतने अच्छे चीजों का विकास की बात की, ये लोग भारत में किस लिए फेमस हुए? समुद्री डाकू। हुगली में, जहां तक मुझे जितना याद है, 1632 में, ठीक है, 1632 में ही इनको वहां से भगा दिया गया था, हुगली को छीन लिया गया था। कारण एक ही था,
ये लोग क्या करते कि हुगली के क्षेत्रों में या दूसरे जहाजों को लूटना शुरू किए, क्योंकि जल के क्षेत्रों में इनका जो समुद्री बेड़ा था काफी ताकतवर था, और बंगाल की खाड़ी में खासकर या काफी समुद्री डाकुओं के नाम से काफी प्रसिद्ध क्या कुख्यात हुए। नेक्स्ट था लैटिन अमेरिका की ओर विचलन। जब दक्षिण अमेरिका मिल गया और वहां पे वो सारी चीजें थी, तो जो पुर्तगाली निकलकर भारत आते थे, लंबी दूरी पड़ती थी, वह अब वहीं पे लैटिन अमेरिका की ओर प्रस्थान करने लगे। इस प्रकार से उनका आवागमन तो एक ही समय में दो बड़े क्षेत्रों में यह अपने शासन को स्थापित कर सके, इतने तो इनके पिताजी में भी ताकत नहीं थी, ये तो खैर बहुत छोटे थे। जी हां, इसीलिए भारत में इनके जो पैर थे वह कमजोर होने लगे, और फिर आने वाले समय में कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी चार्ल्स के साथ में होती है। मुंबई दहेज में जाता है, उसी मुंबई को ब्रिटिश को दे दिया जाता है, और ब्रिटिश जब मुंबई में आते हैं तो अपने सूरत से मुंबई को अपने क्या कहते हैं केंद्र जो है पश्चिमी व्यापार केंद्र उसको स्थापित कर देते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे ये यहाँ रहते हैं। और फिर गोवा से भी आज़ादी मतलब हमारी आज़ादी के बाद में, ब्रिटिश से आज़ादी के बाद में धीरे धीरे हम इनको गोवा से भी भगा देते हैं, लेकिन एक शक्ति के रूप में यह बहुत कम समय तक रहे। जी हाँ, तो ये आपको मैं बताना चाहता था, ठीक है, जो यहां तक आपको शायद समझ में आ गया हो, आई हो। क्लियर हुआ बच्चों? बताएंगे? जी हाँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, थोड़ा मैं जी चलिए, लैपटॉप में चार्जिंग खत्म हो रही थी, अभी मैंने देखा, वरना लेक्चर का मजा जो 12 घंटे का है वो तो खत्म ही हो जाता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डचों का आगमन। तो पुर्तगालियों के बाद में जो दूसरी यूरोपीय शक्ति भारत आई वो डच थे, नीदरलैंड, द पीपल फ्रॉम द नीदरलैंड। अब ये बैठे बैठे देखे सब व्यापार में प्रॉफिट कमा रहे, हमें भी चलना चाहिए, तो निजी क्षेत्र की और सरकारी कंपनियों ने मिलकर आपस में एक गठबंधन बनाया, पार्टनरशिप की, साझेदारी की, और भारत आ गए। डच जो थे उन्होंने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित किया, और पुर्तगालियों से मद्रास के पास नागपट्टनम में कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों से देख रहे आते ही अपनी शक्ति दिखा रही है, और नागपट्टनम पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, और भारत में अपना अगर मुख्य गढ़ है, ठीक है, दक्षिण भारत में, उसे नागपट्टनम को बना लिया। अब देखिएगा यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था अभी 2022 में, अगर मैं भारत के मैप को आपको बना के बताऊं, ठीक है, चर्चा करते हैं, तो बच्चों ये जो उड़ीसा का क्षेत्र था, यहां पे गजपति का शासन उसके आसपास के क्षेत्रों में था, और जो पुर्तगाली थे वह यहां दीव से लेकर और यहां तक कोचीन तक या कालीकट तक, ठीक है, अपने आप को अपना वर्चस्व जमा के रखे थे, कन्नौर वगैरह नीचे तक। और इस साइड में उत्तर में बहुत अच्छे शासक थे, यहां मुगल था। तो ये आए जो, तो ये यही मद्रास उसके आसपास के इलाकों में सबसे पहले यहीं पे स्थापित हुए। और इसीलिए बोला जाता है कि जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो डचों ने अपनी कोठियां गजपति शासक के क्षेत्रों में स्थापित की, तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। और नागपट्टनम जो था मद्रास के पास में, इसको अपना प्रमुख केंद्र, प्रमुख गढ़ भी बनाया था। और उसी के बाद 1609 में ही मद्रास के उत्तर में पुलिकट में अपना एक कारखाना खोला था। तो देखिए 1605 में मसूलीपट्टनम, 1609 में पुलिकट में, और यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित, ये खासकर व्यापार किसका करते थे, तो यमुना की घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से वस्त्र मतलब रेशम और कपड़े का, बिहार में सोरा, और गंगा की घाटी से अफीम और चावल ले गए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर देंगे, क्योंकि लेक्चर आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, लेकिन लेक्चर अपलोड होगा तो कोई भी कमेंट करेंगे, मैं आपको देखकर उसका उत्तर वहीं पे दे दूंगा चैट बॉक्स में, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी सोचे नहीं। तो देखिए अफीम, ठीक है, गंगा घाटी से चावल ले गए। तो इस प्रकार से इन चीजों का या खास प्रकार से क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब यहीं पे इतिहास में एक बहुत अच्छा समय आता है जब हमें यह डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है कि आंग्ल डच प्रतिद्वंदिता क्या है, एंग्लो डच राइवलरी क्या है। अब बच्चों ये एंग्लो डच राइवलरी ये थी कि अगर मैं बताऊं तो ये आपका भारत का क्षेत्र है, यहां पे दो थे, ठीक है, ब्रिटिश अंग्रेज जो आगे आएंगे आपको मालूम है, और दूसरा
डच, इन दोनों ने, क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी ब्रिटिश भी आ जाएंगे और डच भी, ये दोनों थे। और वहीं अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण, ठीक है, पूर्वी, ठीक है, एशिया की बात करूं, ठीक है, एक सेकेंड, एशिया की बात करूं तो कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, समझ लेंगे, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं एशिया। तो अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो यहां पे आपने मलेशिया, थाईलैंड, इन सभी क्षेत्रों के बारे में सुना होगा। तो मलेशिया और थाईलैंड, यहां पे भी दो थे, डच और ब्रिटिश, ठीक है, यहां पे भी ये दोनों थे, ठीक है, ब्रिटिश और डच। अब ब्रिटिश ने इनसे क्या कहा कि भाई देखो, पुर्तगाल तो निकल गया, वो भी जा ही रहा था, आखिरी क्रम में था, मतलब शक्ति के रूप में नहीं था, व्यापारिक शक्ति के रूप में, हाँ छोटे, अब जो बस गए थे वो बसे थे। बोला देखो सब कुछ तो ठीक है, अब या तो तुम मुझसे युद्ध करो, या तो तुम मेरा जो यहां का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया का, ये तुम ले लो, तुम यहां चले जाओ, ठीक है, क्लियर है। और जब तुम यहां चले जाओगे तो मैं अपना ये क्षेत्र तुमको दे दूंगा, तो तुम यहां पे जब चले जाओगे तो ये तुम्हारा पूरा क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया पे आ जाएगा, और जो तुम्हारा ये क्षेत्र है वो मैं रख लूंगा। इस प्रकार से मैं भारत में आ जाऊंगा। तो भारत में मैं अपनी सत्ता स्थापित करता हूं और दक्षिण पूर्व एशिया में तुम अपनी सत्ता स्थापित करो, हम दोनों अपने क्षेत्र में, क्योंकि आगे फिर टकराहट नहीं होगी, वरना बर्तन एक ही जगह रहेंगे तो बार बार भड़ भड़ करके बजेंगे ही। तो भाई साहब बजना नहीं है हमको, तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूं। डचों ने बोला ऐसे कैसे, यहां तो ज्यादा प्रॉफिट है। ब्रिटिश ने बोला देख बेटा, बहुत मार मारेंगे, तबीयत तुम्हारी दुरुस्त कर देंगे, समझ रहे हो, या तो निकल लो या तो युद्ध करो। डचों ने बोला चलो अभी तो ठीक है, चली चलते हैं, अभी तो बहुत कमजोरी है। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो युद्ध था उसका समापन कुछ इस प्रकार से, इनके बीच में मतभेद समाप्त हुआ कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए, भारत में आ गए। लेकिन डच माने नहीं, ये बार बार आते रहते थे। तो डचों को अंतिम रूप से 1759 में प्लासी के युद्ध के बाद में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध, जिसे हम हुगली के युद्ध के रूप में भी जानते हैं, कई जगह नाम है, बेदरा का युद्ध हुआ था। बच्चों इस युद्ध में ब्रिटिश ने डचों को अंतिम रूप से परास्त किया था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में हराया था। उसको पीछे से चढ़ाने वाले का काम में ना डच भी थे। धीरे धीरे आके कहते थे सुनते हो, तुम अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले अच्छा, बस जब तुम बढ़ो तुम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेजों को पता चल गया, सिराजुद्दौला को तो हटाया, ठीक है, मीर जाफर को बैठाया और नवाब बन गया, प्लासी का युद्ध हो गया, खत्म हो गया। तो मीर जाफर के पास भी चले आए। सिराजुद्दौला के साथ में मुख्य रूप से तो फ्रांसीसी थे, डच तो बहुत पीछे थे, डच तो पीछे से सपोर्ट करने को कहीं ऐसे इतिहास की किताबों में। लेकिन जब मीर जाफर आया तो ये खुले रूप से आ गए। अब ये मीर जाफर को भड़काने लगे, कह रहे जे देख रहे हो जो हाल उनका हुआ वही तुम्हारा होगा, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। भाई मीर जाफर ही भड़क गया, बोला सही कह रहे हो यार, जब आते तब लूट के ले जाते हैं। तो बोले काम करते हैं, इसका अंत यही हो सकता है कि इनसे भाई आप धीरे धीरे अपने आप को बंगाल में मजबूत कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये बात अंग्रेजों को पता चली। अंग्रेजों ने सबसे पहले डचों को बोला आप बहुत माफ कर लिया, अब इनको लाओ, और इनकी सेवा कर दी बेदरा के युद्ध में। इस प्रकार से इनका यहां पे समापन किया। और डचों ने उसके बाद हाथ जोड़ा, बोला अब तो हम सपने में भी तुम्हारे खिलाफ में कोई बात ना सोचेंगे। इस प्रकार से डच जो थे, ठीक है, ब्रिटिश ने इनसे अपना जो पीछा है वह छुड़ा लिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब आगे चलते हैं फ्रांसीसी। अब आप में से बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर ब्रिटिश कहां गए? तो लल्ला धैर्य रखो, अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेजों को मैं लाऊंगा, तो सीधे फिर आजादी का वो आजादी तक लेक्चर शुरू हो जाएगा, एक क्रम में चलेगा। अभी मैं अंग्रेजों को थोड़ा यहां पढ़ाऊं कि 1608 में हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में, 1615 में थॉमस रो आए थे, दोनों ने बात की, तो ये सब ठीक है। ये करने के बाद फिर मैं फ्रांस पढ़ाऊं? नहीं, फ्रांसीसियों को पढ़ लो। अब ये बस जान लो कि फ्रांसीसी जो थे या 1667 में आए, उसके पहले ही 1608 में कैप्टन हॉकिंस आ चुका है।
मतलब ब्रिटिश यहां पे अपने आप को 60 साल पहले स्थापित कर चुके हैं, करीब 55-60 साल पहले, और उसके बाद में ये आए। जाहिर सी बात है पुर्तगाली भी साफ, डेंस तो बेचारे कुछ थे ही नहीं। ब्रिटिश के बाद 1616 में आए, ब्रिटिश ने बोला इधर क्या करना है, बोले सर व्यापार करना है, बोले हम वहां हैं, हमसे नहीं व्यापार कर सकते, तुम अपना व्यापार करोगे, अच्छा मतलब ऐसा, तो बोले जी हुजूर थोड़ा व्यापार कर ले, बोले देखो बेटा व्यापार करो और चीजें हमसे खरीदना, थोड़ा बहुत तुमको छूट देते हैं। बेचारे डेंस थोड़ी देर बाद खुद ही सब कुछ बेच के ब्रिटिश को चले गए, बोले हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि ना तो हम इससे लड़ पाएंगे, ना ये यहां भी मारेगा यूरोप में भी मारेगा, क्योंकि ठीक इंग्लैंड के पास में डेनमार्क है, बहुत करीब में, बोला वहां भी सेवा कर देगा हमारी, यहां भी मारेगा, और हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम ब्रिटिश से लड़ पाए, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। तो बेचारे कुछ दिन तक व्यापार किए, बाद में सब बेच के चले गए। लेकिन ये जो देश आया ना, इस देश के पीछे अपनी एक खुद की कमी थी। फ्रांस इज द ओनली यूरोपियन कंट्री विदाउट रिसोर्स, इसके पास में रिसोर्स नहीं है बेचारे के पास में, और ब्रिटेन के पास में रिसोर्स भी था, वेल्स में कोयला भी था, सब कुछ था। अब इसके पास में रिसोर्स नहीं, इसको अपनी शक्ति बढ़ानी है, उसके लिए रिसोर्स मिल रहा है भारत में। तो भारत में चलो, इन्होंने भी अपनी कंपनी वगैरह बनाई 1664 में, बोले चलो निकलते हैं चलते हैं, तो ये भी भारत आ गए। अब जब ये भारत आए इन्होंने, तो अब ब्रिटिश जो था, जो सत्ता या भारत के उस व्यापार करने के जो लाभ के मजे था, जिसको एक बार वास्को डी गामा ने 60 गुना मुनाफा कमाया था, वो लालच तो भाई साहब इनके मन में भी आ गई। इनने बोला हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, बोला अच्छा ठीक है चल। तो इनके आने के बाद में इनको समझने के लिए हम 3 चीजें पहले पढ़ेंगे, प्रारंभिक बस्तियां, पांडिचेरी और रिजविक की संधि। तो प्रारंभिक बस्तियों में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लिख सकते हैं यहां पे अपनी समझ के लिए 1668 में, ठीक है, और 1669 में। 1668 में सूरत, ठीक है, और 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना कारखाना, यहां पे अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी, याद रखना व्यापारिक कोठी है, और यहां पे अपना कारखाना बनाया था मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को शुरुआत में स्थापित किया। उसके बाद पौंडीचेरी जो है, ठीक है, याद रखना ये वह प्रथम स्थान है 1673। शायद बच्चों आपने ध्यान दिया हो, हमने पुर्तगाल पढ़ लिया, फिर ब्रिटिश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रहती है, लेकिन पौंडीचेरी का नाम आपको इतिहास के पन्नों में जब स्पेक्ट्रम पलटोगे कोई भी किताब ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? इस जगह पे पहली नजर जो गई वो फ्रांसीसियों की गई। फ्रेंकोइस मार्टिन थे, इन्होंने इस जगह को 1673 में बताया था, ठीक है, हाँ, मतलब पौंडीचेरी नगर की स्थापना की थी फ्रेंकोइस मार्टिन ने 1673 में पौंडीचेरी नगर की स्थापना की। और भाई साहब जैसे नगर स्थापित हुआ लो आ गए, घर बसाने लुटेरे आ गए, कहावत सुनी है? जी हाँ, 1693 में डचों ने इस पे कब्जा कर लिया। डच द्वारा कब्जा कर लिया गया। बताओ इन्होंने शहर ढूंढा, घर बसानी, लुटेरे आ गए, डचों ने इस क्षेत्र को जीत लिया। अब जब डचों ने जीत लिया तो वहां पे डच और इनके बीच में एक संधि हुई, रिजविक की संधि, और इस संधि के माध्यम से पौंडीचेरी वापस जो था वो फ्रांसीसियों को डचों ने दे दिया, ठीक है। और उस प्रकार उसके बाद से पौंडीचेरी हमेशा फ्रांसीसियों के अंतर्गत एक प्रमुख स्थल के रूप में भी रही। उन्होंने अपना पौंडीचेरी को अपना प्रमुख केंद्र भी बनाया, ठीक है, सॉरी, प्रमुख केंद्र भी बनाया, ठीक है, जी हाँ, पौंडीचेरी को अपना प्रमुख केंद्र भी बनाया, ठीक है, जी हाँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो फ्रांसीसियों ने अपने आप को यहां पे स्थापित किया। लेकिन भाई साहब इतिहास है, इतिहास को आप ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिसको इतिहास में यूरोपियों के आगमन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो तो था यूरोपीय देशों के मध्य में शक्ति का संघर्ष। फ्रांसीसियों ने अपने आप को इस दबदबे के साथ में यहां पे स्थापित किया कि मान लो कि भगवान शिव का डमरू जो है ना बज रहा है, डम डम डम,
दक्षिण भारत में अपने आप को स्थापित करना, क्योंकि 1742 में ड्यूप्ले नाम का एक गवर्नर भी आ गया जो काफी शक्तिशाली गवर्नर था, और इसने भारत में ब्रिटेन को वास्तविक रूप से चुनौती दी। अब यहां पे एक खास चीज हमें समझनी पड़ेगी, एक खास फिलॉसफी नहीं कह सकते, पॉलिटिकल राजनीतिक शब्द है वणिकवाद। वणिकवाद में क्या होता है कि जब एक देश मर्केंटाइल पॉलिसी वणिकवाद अपनाता है, तो वणिकवाद में वह अपने आयात को कम करता है, निर्यात को बढ़ाता है, ताकि विदेशी मुद्रा उसके पास ज्यादा है। वणिकवाद के लिए, क्योंकि जो भी अपने आप को भारत में स्थापित करेगा वह भारत से लिए गई वस्तुओं को बेचकर और बहुत बड़ी संख्या में मुद्रा का अर्जन करेगा, वह देश सबसे शक्तिशाली होगा। व्यापार के संघर्ष ने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह बात है 1746 की, जब दक्षिण भारत में ब्रिटिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने खड़े थे। कारण क्या था मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले बता दूं, इनके मध्य में 3 युद्ध हुए, जिन्हें हम प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध क्रमशः इसके नाम से जानते हैं। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ बच्चों, उसका जो प्रमुख कारण था वह कारण था 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। वास्तविकता यह है कि यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। अभी हाल ही में 27 साल बाद वहां के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के मध्य में वार्ता हुई है। जी हां, तो मैं उसी स्थान की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रिया की। वहां पे राजा की मृत्यु हो गई। अब उत्तराधिकारी के लिए 2 लोगों के बीच में संघर्ष था थोड़ा सा। इस संघर्ष में एक को फ्रांस ने सपोर्ट किया कि भाई तुम बन जाओ। इंग्लैंड देख रहा था टुकुर टुकुर, बोला अगर फ्रांस का व्यक्ति फ्रांस के सपोर्ट के कारण ऑस्ट्रिया का राजा बन जाता है, तो यूरोप में फ्रांस की शक्ति इतनी ऊपर हो जाएगी कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। शक्ति का संतुलन बना के रखना है। इसी शक्ति के संतुलन के लिए आपके जो ब्रिटिश, मतलब आपके जो ग्रेट ब्रिटेन अंग्रेज जो थे, इन्होंने दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया। ऑस्ट्रिया ने कुछ समय बाद बोला हमारे घर का मामला हम देख लेंगे, तुम लोग काहे लड़ रहे हो। ये दोनों आपस में लड़ गए। उनने बोला अरे भैया हम दोनों को नहीं बनना है, तुम काहे लड़ रहे हो। लेकिन इनका युद्ध तो शुरू हो गया था। इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर इनके बीच में युद्ध जो था वो छिड़ गया। 1744 में फ्रांस और उसके सहयोगी के विरोध में ग्रेट ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो गए। देखिए, युद्ध 1740 में शुरू हुआ। 1744 में वहां पर ये दोनों आपस में लड़ लिए। मतलब 4 सालों में ये, अब आप एक दूसरे के कॉलर पकड़ चुके, अब ये एक दूसरे को धोना शुरू कर दिया यूरोप में। अभी कहां पे? यूरोप में। तभी क्या हुआ भारत में, देखिए क्या था। अब अभी थोड़ा सा समझ रहे हो, स्टोरी को थोड़ा सा गैप दो। यूरोप में वो चल रहा है, अब भारत में आ जाओ। भारत में हुआ क्या वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। उसके लिए मुझे यहां पे मैप बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। जी हां, अब इस मैप में देखेंगे आप कि यहां पे क्षेत्र है मद्रास का। नाम तो सुना ही होगा आपने मद्रास का। जी हां, यहां पे मद्रास का क्षेत्र है, पौंडीचेरी का क्षेत्र है, अभी हम लोगों ने देखा। और ये जो क्षेत्र है ये आर्कॉट में आते हैं, मतलब ये कर्नाटक में आते हैं, कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, हाँ। और कर्नाटक की राजधानी जो थी वो आर्कॉट थी। ठीक है, ये इनकी राजधानी थी। उसी बीच में अगर आप देखेंगे तो ये मद्रास है और यहीं पे एक प्लेस था त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली ये एक प्लेस है। नाम सही से मैंने लिखा नहीं है, आप देख लेंगे, आपको मालूम ही होगा। तो बच्चों की जो क्लास है नहीं, इतने तो समझदार हैं ही आप। तो ये क्षेत्र था। अब कहानी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई। त्रिचनापल्ली कुछ यहां पड़ेगा, थोड़ा सा और इस साइड में। ठीक है, खैर मैप में आप देख लेंगे।
कहानी ये स्टार्ट हुई कि उस समय फ्रांस के गवर्नर जो थे भारत में वो ड्यूप्ले थे, अंग्रेज गवर्नर मौर्य थे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे जिस क्षेत्र में ये पांडिचेरी और मद्रास पड़ता है, और मॉरिशस के गवर्नर ला बॉर्डोनेस थे, इनका भी रोल है। और सेंट थॉम का युद्ध जो था वो हुआ, आप इसमें समझेंगे, 2 मिनट समझेंगे। हुआ क्या कि जैसे 1744 में 1744 में ये लोग वहां पे लड़े, तो उनके लड़ते ही यहां पे मामला ये स्टार्ट हुआ, यहां पे मामला ये हुआ कि फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले और मॉर्से दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्यार भरी मुस्कान दी, बोला हम न लड़ेंगे, हाँ उनको लड़ने दो, हम तुम भाई भाई। भाई साहब ये दिल वाले इमोजी बन रहे दोनों के बीच में, मामला जबरदस्त चल रहा है। अनवरुद्दीन ने बुलाया, बोला देखो मैं तुम दोनों को बुलाया हूं, मुझे अभी खबर लगी है यूरोप में तुम दोनों देशों के मध्य में युद्ध हो रहा है, हमारे राज्य में हमें कोई भी इस प्रकार का युद्ध नहीं चाहिए, अगर ये युद्ध हुआ तो मैं सही कर दूंगा दोनों को। दोनों ने बोला ना हमारे बीच में युद्ध कैसे हो सकता, हम दोनों में मित्रता हो गई भाई साहब, दिल से जुड़ गए, हम दिल के आर पार तीर निकल गए, हम लड़ ही नहीं सकते। अब क्या हुआ, इसी बीच में अंग्रेज ब्रिटिश का एक कप्तान था बॉर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और कुछ और जहाज धीरे से बुलाए गए फ्रांसीसी क्षेत्रों में अटैक करने के लिए। यह बात ड्यूप्ले को पता चल गई। जैसे ड्यूप्ले को पता चली, ड्यूप्ले ने ट्रिंग ट्रिंग कॉल किया लॉ बॉर्डनेस को, बोला कहां हो, तो बोले यहां है बताइए, तो बोले चुपचाप चले और जहाज लेके। ये उस समय मॉरिशस में थे, मॉरिशस मतलब समवेयर हियर, बहुत नीचे। बोले आ जाओ साथ में लड़ेंगे, युद्ध छिड़ चुका है, अंग्रेज हमारे खिलाफ में प्लानिंग कर चुका है, बॉर्नेट ने कुछ जहाजों को कब्जा में किया था, अब हम कुछ ना कुछ तो करेंगे वरना फिर हम तो हारे जाएंगे और आ जाओगे हम लोग जीत जाएंगे, तुमको कुछ मिलेगा। ड्यूप्ले ने अपनी बातों में बहला दिया। ला बॉर्डनेस भी पहुंचे, इन्होंने मद्रास को उत्तर से अटैक किया, इधर से पांडिचेरी से इनकी सेना, ड्यूप्ले की सेना ने मद्रास को अपने कब्जे में कर लिया। अब जैसे मद्रास को कब्जे में किया तुरंत अनवरुद्दीन आ गए, बोले क्या समझाया था आप लोगों को, समझ में नहीं आता आपको, आपने मेरे भोलेपन का गलत नाजायज फायदा उठाया। तो ड्यूप्ले कहता रहे महाराज इन्होंने हमारे जहाजों पे अटैक किया और ये हमारे खिलाफ थे और ये तो मैंने आपके लिए जीता है, आपको रखना तो रख लो। महाराज ने बोला नहीं इसको वापस कर दो। बोला अच्छा ठीक है, एक शर्त पे वापस करेंगे, अगर दोबारा मैंने इसको जीता तो यह मेरा हो जाएगा। अनुद्दीन ने बोला चलो ठीक है, अभी के लिए मामला खत्म करते हैं। मद्रास उधर दिया गया तो लॉ बॉर्डनेस थे, इन्होंने बोला ड्यूप्ले से का भइल हो, कुछ लाभ मिलेगा, हम इतनी दूर से लड़ने आए। बोले ड्यूप्ले गया, बोला अरे यार नहीं यार सब ना मामला बिगड़ गया, अनुद्दीन आ गए बीच में, अब तुमको खाली जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा, कुछ दिन का समय दो। बेचारा ये खाली हाथ आया और अगले ही समय इन्होंने अटैक कर दिया। जैसी सेनाएं हटी मद्रास को अपने कब्जे में कर लिया और जैसे मद्रास को कब्जे में किया तो अब यहां से एक सेना अनवरुद्दीन की, ये एक सेना इनकी और एक सेना मॉर्से की, और इधर से सेना किसकी, ड्यूप्ले की। ये तीनों लड़ते हैं और बच्चों इसमें बीच में युद्ध होता है सेंट थॉम का युद्ध 1748। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की और ब्रिटिश की फोर्सेस को, जो संयुक्त फोर्स थी, उसको खत्म कर दिया, हरा दिया ड्यूप्ले ने भारत में अपने आप को, दक्षिण भारत में सर्वोच्च, एक पलक झपकते अपने आप को सर्वोच्च उठाकर रख दिया, सुप्रीम सिद्ध कर दिया, श्रेष्ठ। क्योंकि इस ड्यूप्ले ने कर्नाटक के नवाब की सेना के साथ साथ ब्रिटिश की सेना दोनों को पराजित किया, मद्रास को कब्जे में कर रखा है, लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें मोर्से साथ में रॉबर्ट क्लाइव भी बीच में बैठे हैं बंधक में। और इस प्रकार से ड्यूप्ले ने अपने आप को जैसे स्थापित किया तभी पता चला कि वहां पे एक्सला सेपल, जो एक्सला सेपले है ये, ठीक है, इसकी संधि होती है और इस संधि में वहां पे दोनों के बीच में सुलह हो जाता है। क्योंकि यह युद्ध शुरू इसीलिए हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रिया में संघर्ष हो रहा था उत्तराधिकारी के पीछे, वही इसी कारण की वजह से यहां पे युद्ध स्टार्ट हुआ। तो जब वहां पे शांति हो गई तो यहां भी शांति हो गई और मद्रास को वापस ब्रिटिश को लौटा दिया गया।
समझ रहे हैं? ये था पहला कर्नाटक युद्ध। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं युद्ध जितने आपको समझाऊंगा, कराऊंगा नहीं, युद्ध करने में बड़ा मजा आता है, सुनने में भी बड़ा मजा आता है, वो तो अलग बात है। क्या करें, इतने हिंसात्मक हम जो है, मानवता की बात करते, जब युद्ध की बात हो तो आंखें खोल के पढ़ते हैं, सुनते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है, कहीं घर में पड़ोसी लड़ रहा हो तो बाहर छत से निकल जाते, कहां लड़ रहा है, अरे तेज से देना भाई, अरे तुम उसको उठा के पटक दो, हमें बहुत मजा आता है। मालूम है तुमको बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, दूसरे युद्ध में चलते हैं। तो जो दूसरा युद्ध है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है हमारे सामने। सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, माफी चाहूंगा इसको हिंदी नहीं हो पाया, कर्नाटक युद्ध होगा, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है, इतना तो खैर आपको समझ में आता है, बाकी पूरी आगे स्लाइड हिंदी में ही है, इंग्लिश का प्रयोग ही नहीं किया है। तो कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसके पीछे कारण क्या था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य में हुआ। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी आपको अनुरुद्दीन की सेना हराने के बाद में थोड़ा सा ताकतवर समझ रहा है, मतलब सत्ता की भूख इसके अंदर आ गई। ठीक है, जी हां, सत्ता की भूख। वो व्यक्ति था ड्यूप्ले। रातों रात बिल्कुल, अरे हमने अनुरुद्दीन की सेना को हरा दिया, अब हमसे ताकतवर कौन है, अचानक से सत्ता की भूख आ गई। उसी समय क्या हुआ, असफ जहां की मृत्यु हुई। हैदराबाद में नासिर जंग मुजफ्फर जंग के बीच में संघर्ष शुरू कि भाई कौन बनेगा नवाब हैदराबाद का। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन, ठीक है, अगर मैं आपको मैप बताऊं, ये कर्नाटक बताया था, यहीं पे हैदराबाद है, ठीक है, आज का तेलंगाना और ये सब वाला क्षेत्र ये हैदराबाद में आता था। तो अनवरुद्दीन और इनके बहनोई चांदा साहेब, इनके बीच में यहां अलग मामला बिगड़ रखा है। अब ड्यूप्ले आता है, कहता है चांदा साहेब से कि हम तुम्हारा साथ देंगे, अनवरुद्दीन को हराकर हम तुम्हें यहां का नवाब बनाएंगे कर्नाटक का। तो चांदा साहेब कहते हैं ड्यूप्ले से कि क्या हो रखा है, तुमको ज्यादा पी लिए हो क्या? समस्या की बात है भाई, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग देखें, भाई अनवरुद्दीन को हराने की बात करती, बोले एक छोटी सी सेना हरा चुके हो, पूरे अनवरुद्दीन को हराना बहुत बड़ी बात है। और उसी जगह नासिर जंग के पास ये आता है, मुजफ्फर जंग के पास, और कहता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे और नासिर जंग को हटाकर तुमको बनाएंगे राजा। तो नासिर जंग ने बोला तुमको सच में, मतलब मुजफ्फर जंग ने बोला तुम्हारा सच में दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है। बोला अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मेरी प्लानिंग है। बोले क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये बोला कि पहले चांदा साहिब कुछ सैनिकों के साथ आएंगे, मतलब मुजफ्फर जंग कुछ सैनिक देंगे, हैदराबाद बड़ा स्टेट था, और चांदा साहिब की मदद करेंगे। ड्यूप्ले मतलब फ्रांसीसी, चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग की सेना, तीनों मिलकर पहले अनवरुद्दीन को मारेगी, इनकी हत्या करेगी, इनको हराएगी। और फिर जब चांदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाएंगे तो कर्नाटक की पूरी सेना, फ्रांसीसी सेना, मुजफ्फर जंग के साथ में आकर नासिर जंग की हत्या करेगी। भाई साहब प्लान इतना गजब था कि दोनों खुश हुए, बोले अरे वाह मजा आ गया, मतलब गजब, क्या बात कर दी है आप। मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब दोनों काफी खुश। अब क्या हुआ, 1749 में इन्होंने अपनी शुरुआत की। 1749 में चांदा साहिब ने अनवरुद्दीन की हत्या कर दी फ्रांसीसियों की मदद से, मुजफ्फर जंग की मदद से। अब अनवरुद्दीन की हत्या हो गई। इनका एक नाबालिग बेटा था। बेटा देखो कितना तेज है, फरार, उसको कुछ से सैनिक निकाल ले गए, वो त्रिचनापल्ली में जाके छिप गया। अब जब तक बेटा है तब तक जनता स्वीकार न करेगी इनको। अब ये उसके बेटे के पीछे त्रिचनापल्ली की ओर गए। ड्यूप्ले ने बोला अरे चांदा साहब तुमको ना मन तो करता तुमको यही सेवा कर दे तुम्हारी, एक बच्चे को नहीं पकड़ पाए, जाओ ढूंढो। तो चांदा साहब अपनी फोर्स लेके वहां गए। इसी बीच में अगले ही साल 1750 में इन लोगों ने नासिर जंग की भी हत्या कर दी। अब ड्यूप्ले और पावरफुल हो ही रहा था। इसी बीच में इंग्लैंड से कॉल आया। कॉल मतलब इंग्लैंड के लोगों में हलचल मची। मैं थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका ये है, कॉल आया ऐसा कुछ बोला। अभी आप इनमें से कुछ होंगे तो ये नहीं समझेंगे कि भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो, भावनाओं को समझो ना, मैसेज कर देंगे। उस समय फोन था क्या सर? भाई कॉल आया, मतलब एक खबर आई। आदेश ये था कि मद्रास की जो ब्रिटिश है उनको अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के इन लोगों को मोहम्मद अली को, जो अनवरुद्दीन का बेटा था, उसको राजगद्दी पे बैठाना है।
भाई साहब सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब कौन लड़ेगा, ये तो राक्षस हो गया, बहुत ताकतवर, इसने इसके साथ मुजफ्फर जंग भी है, मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फर जंग भी है, और इसके साथ में चांदा साहिब भी है। अब ये दोनों साथ में है, अब इनको हराना मुश्किल है। उसी समय कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, जी हां, आपदा में अवसर की शुरुआत हुई। बच्चों आपदा में अवसर कुछ इस प्रकार से बना, जो मैंने आपको बताया था, मद्रास है, पौंडीचेरी है, त्रिचनापल्ली है, मतलब थोड़ा यहां पे। अब क्या हुआ कि मद्रास से जो सेना निकली, यहां बीच में एक जगह पड़ती है ऑरकॉट, ठीक है, ऑरकॉट, ठीक है, ये राजधानी थी। तो जब मद्रास से सेना निकली तो वो त्रिचनापल्ली नहीं गई, ऑरकॉट में सैनिक कम थे क्योंकि सारे सैनिक लगे हुए थे त्रिचनापल्ली को जीतने में। तो मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव उसने प्लानिंग बनाई, तंजौर के राजा को मिलाकर और कुछ मैसूर के लोगों को मिलाकर इन्होंने आरकॉट पे धावा बोल दिया, जहां पे कम सैनिक थे, आरकॉट पे कब्जा कर लिया। अब भाई राजधानी जिसकी राज्य उसका। अब चांदा साहब पीछे पीछे भागे, तो चांदा साहब को बीच में रॉबर्ट क्लाइव ने पकड़ा, इनकी भी हत्या कर दी। अब रॉबर्ट क्लाइव धीरे धीरे क्या किया, अचानक से तख्ता पलट कर दिया। भाई साहब जज्बात बदल गए अचानक से। दिमाग देखिए, अगर वो त्रिचनापल्ली जाता तो मारे जाते, ये बात तो क्लियर थी, लेकिन जो आरकॉट खाली पड़ा था इन्होंने उस पर कब्जा किया, जो उस समय कर्नाटक की राजधानी थी, जहां पे सेना कम थी, क्योंकि सेना का एक बहुत बड़ा दल त्रिचनापल्ली के किले में लगा हुआ था, त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली के पीछे लगा हुआ था। और जैसे ही चांदा साहब की हत्या हुई, उठाकर फिर से लाकर बैठा दिया गया राजगद्दी पे, किसको, मोहम्मद अली को। और इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे खेल में परिवर्तन कर दिया और तुरंत फ्रांस के अधिकारियों को कुछ पैसे भेजे और ड्यूप्ले को फ्रांस से, मतलब भारत से वापस बुला लिया गया, और उसकी जगह गोदेहू आ जाते हैं इंडिया में, नए गवर्नर। अब ये जो नया गवर्नर था ये काफी अलग प्रकार का था, दूरदर्शी नहीं था, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं देखता था। इसने क्या शुरू किया, धीरे धीरे ब्रिटिश के साथ में समझौता करना शुरू किया, ब्रिटिश की बातों को मानना शुरू कर दिया, मतलब पूरी तरीके से कमजोर हो गया। देखिए रॉबर्ट क्लाइव की चालाकी, मद्रास पौंडीचेरी को अपने अधिकार में तो कर ही लेता है, खासकर मद्रास का पूरा क्षेत्र आरकॉट कर्नाटक में अपना दबदबा बना ही देता है, लेकिन साथ में ड्यूप्ले, जो कि उसको मालूम था रॉबर्ट क्लाइव को कि ड्यूप्ले का जाना जरूरी है, फ्रांस के अधिकारी बेचारे कुछ पैसों की घूस के चक्कर में इसको वापस बुला लेते हैं और यहां पे गोदेहू को भेज देते, जो काफी कमजोर था, ड्यूप्ले के सामने तो यह कुछ नहीं था। यह वास्तविक जीत थी रॉबर्ट क्लाइव की। तो यहां पे कहानी हुई, 1750 में नासिर जंग की हत्या की गई, फिर मुजफ्फर जंग आए, फिर उसी के बाद में रिप्लेस करके सलाबत जंग आ जाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम मुगल पढ़ेंगे, उसके बाद इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। अब बच्चों देखते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने चांदा साहब की हत्या कर दी, कर्नाटक पर कब्जा कर लिया। 1755 में पौंडीचेरी की संधि होती है, तो पहले में एक्सला चैपल की संधि, दूसरे में पौंडीचेरी की। अब जो पौंडीचेरी की संधि हुई, ठीक है, उसमें आप देखेंगे युद्ध समाप्त होता है और ड्यूप्ले को रिप्लेस करके गोदेहू, मैं हिंदी में लिख दूं, एक सेकंड, ठीक है, गोदेहू आ जाता है। तो ये पूरा चेंज होता है और इस प्रकार से अगर देखें तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया था और अपने आप को स्थापित किया। अब तीसरा युद्ध जो था वो 1758 से 63 के मध्य हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर रॉबर्ट, अब तो गोदेहू इतना पावरफुल था नहीं कि युद्ध हो, तो बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इतना पावरफुल नहीं था कि युद्ध होगा, इतना मजबूत नहीं था वो कि युद्ध हो, लेकिन कुछ तो कारण थे जो यूरोप में हुए। एक खास चीज है जो शुरू हुई, सप्तवर्षीय युद्ध, मतलब 7 सालों तक चलने वाला युद्ध। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, ठीक है, यूरोप में, उस युद्ध का जो कहते हैं ना, युद्ध की एक आग, अग्नि है, अग्नि की आंच, ज्वाला की जो आंच होती है, गर्मी जो है, उसी प्रकार से उस युद्ध को, वह युद्ध जो शुरू हुआ यूरोप में, धीरे धीरे भारत पहुंच गया। जब भारत पहुंचा तो तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप में 7 साल के युद्ध का एक स्थानीय संस्करण था। देखिए युद्ध हुआ वहां पे, यहां पे आया सप्तवर्षीय युद्ध, इनको जानते हैं हम। फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविड और विजयनगर के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया 1758 में, फ्रांस की सेना ने, ठीक है। बंगाल में भी यह युद्ध फैला।
रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पे जाकर चंदनगर जो फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर कब्जा कर लिया। अब दोनों के मध्य में युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 को। इस युद्ध के पीछे कोई कारण नहीं था, सप्तवर्षीय युद्ध कारण था। मैं आपको बता दूं वो सप्तवर्षीय युद्ध था क्या। प्रसिया और ऑस्ट्रिया के मध्य में संघर्ष की शुरुआत हुई थी, ठीक है। हां, क्योंकि कुछ क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया अपने कब्जे में करना चाहता था। प्रसिया जिसे हिंदी में प्रसा कहते हैं हम, जो जर्मनी की जो आज है उनमें से प्रसा के बहुत से क्षेत्रों को मिलाकर नया देश बनाया गया जर्मनी। तो पहले प्रसा था, इंग्लिश में प्रसिया कहते हैं। वह और ऑस्ट्रिया आपस में कुछ क्षेत्रों को लेकर आमने सामने खड़े हो गए। फिर ये दोनों खड़े हुए आमने सामने, ये फिर आ गए। इंग्लैंड ने उधर सपोर्ट कर दिया, फ्रांस ने प्रसा को सपोर्ट कर दिया कि भाई तुम रिसोर्स लाओगे, आपस में बांट लेंगे। बोलेंगे हाँ ठीक है चलेगा। दोनों आपस में लड़ने वाले प्रसा और ऑस्ट्रिया, लेकिन लड़ गए कौन आपस में? फिर से ब्रिटेन और फ्रांस। जब वो वहां पे लड़े तो वो युद्ध यहां भी हुआ। इस युद्ध के अंत में, इस युद्ध में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि इसमें ज्यादा लोग थे भी नहीं इतने ताकतवर कि ये युद्ध बहुत लंबा चले। वांडीवास का युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 को। वांडीवास तमिलनाडु में अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, ठीक है। अंग्रेज इस युद्ध को जीत लेते हैं और फिर वहां पे पेरिस की संधि होती है 1763 में। सप्तवर्षीय युद्ध जो था उसकी संधि, पेरिस की संधि हुई, तो यहां पे भी इनके मध्य में संधि हो जाती है और अंग्रेजों के द्वारा पांडिचेरी के जो किले थे उसको कब्जा किया गया था। पेरिस की संधि के बाद में पांडिचेरी को वापस दे दिया जाता है फ्रांसीसियों को और उनसे एक एग्रीमेंट कराया जाता है कि अब तुम सत्ता नहीं हो, अब तुम मतलब कोई कहते हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, हाँ, राजकीय सत्ता के रूप में नहीं बल्कि व्यापारिक कंपनी के अधिकार से रहोगे। अब तुम सेना नहीं रखोगे, तोप वाली जहाज लेकर नहीं चलोगे, अब तुम सिंपल व्यापार करोगे और तुमको सुरक्षा हम देंगे। इस मुद्दे को लेकर इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और फ्रांसीसियों ने भारत में उनके सारे जो कारखाने थे वापस मतलब मिल जाते हैं उनको अंग्रेजों के द्वारा। और 1759 में बेद्रा के युद्ध में डचों को, ठीक है, मतलब हार का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे ब्रिटिश जो है वो यहां पर धीरे धीरे पावरफुल होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ना केवल 20 वर्षों के भीतर, देखेंगे 20 वर्षों के भीतर फ्रांस को निष्कासित कर दिया, लेकिन मूल्यवान सबक सीखे। क्या सबक सीखे जरा देखना। अखिल भारतीय राष्ट्रवाद का अभाव। सच बताना, जब कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ, जब अनवरुद्दीन की सेना हारी, तो क्या ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों को पता चल गया कि यहां के लोगों में वो पावर नहीं है, राष्ट्रभाव का भाव है, हम बाहर से आके इनको हरा रहे, ये आपस में एकजुट भी नहीं है। सबसे पहली चीज पता चली अखिल भारतीय राष्ट्रवाद का भाव। आपस में लोग कनेक्ट थे ही नहीं। एक भारतीय सैनिक की क्षमता, ठीक है, अगर देखेंगे तो भारतीय सैनिक की क्षमता सुपीरियर यूरोपीय युद्ध तकनीकी की तुलना में, ठीक है, बहुत कम थी। अगर मैं देखूं तो भारतीय सैनिकों की जो क्षमता थी वह बहुत कम थी। अगर हम यूरोप के सुपीरियर युद्ध की तकनीकी को देखेंगे तो, यहां 3 हटा देंगे, तकनीकी को देखें तब। अब आप देखेंगे तीसरा था भारतीय युद्ध तकनीकी। और जो भारतीय युद्ध तकनीकी थी वह गोरिल्ला थी, ट्रेडिशनल थी, पारंपरिक थी। इनके पास में अच्छे हथियार थे, हमारे पास में हथियार भी नहीं थे। हम पारंपरिक रूप से लड़ते थे, ये सैन्य और ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ते थे। यही चीज इनको मोटिवेट कर जाती है। और आपने देखा होगा रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक का युद्ध जीतने के बाद वह बंगाल गया, सिराजुद्दौला को हराएगा, फिर धीरे धीरे जो भी ब्रिटिश के गवर्नर आएंगे पूरे भारत में अपना कब्जा करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वह पूरी तरीके से क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। आई होप, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि अब सर अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो है ब्रिटिश। लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्यों? ब्रिटिश के आने से पहले भारत क्या था, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं किस प्रकार से मुगल हैं, ये सब है। आर्थिक रूप से क्या है भारत, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर ये जानकारी होगी, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्नों के पूछने के तरीके इसी प्रकार के हैं। तो जब ब्रिटिश भारत में अपनी सत्ता जमाते हैं उस समय या उसके पूर्व भारत क्या था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्थिक स्थितियां भारत में क्या थी। तो भारत की ब्रिटिश के पूर्व आर्थिक स्थितियां अगर आप देखेंगे ब्रिटिश की सत्ता के पूर्व, तो हम 3 चीजों में बात करेंगे, कृषि,
व्यापार और उद्योग, आयात और निर्यात। अब कृषि में अगर आप देखेंगे तो तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ, मतलब अंग्रेज जब आए तो भारत में जो कृषि था वो तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था। मतलब हमारे यहाँ पे अभी भी पारंपरिक कृषि होती थी जिसमें हम जानवरों में हल को बांध कर खेती करते थे। हमारे यहाँ पे तकनीकी काफी पिछड़ी थी, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से उत्पादन होता था, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते थे, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद से तेजी से हुआ। और दूसरा, हम खाद्य फसलों का उत्पादन करते थे, नगदी फसलों का उत्पादन नहीं करते थे। दूसरा आप देखेंगे, व्यापार और उद्योग की बात करें तो भारत को कीमती धातुओं का कुंड, मतलब सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब आपने देखा होगा सोने की चिड़िया है भारत, ऐसी चीजें भी आगे पहले प्रचलित हो चुकी हैं। होता क्या था कि जब भी कोई भारत व्यापार करने आए तो बुलियंस लेकर आता था। बुलियंस आपने सुना होगा, ठीक है, बुलियन सोने चांदी के सिक्के, और भारत को वो बुलियन देता था, ये सिक्के देता था, ठीक है, और भारत उसको रॉ मटेरियल देता था, मतलब कच्चा माल, ठीक है, हाँ कच्चा माल देता था भारत। लेकिन भारत उन सिक्कों से इनसे कुछ नहीं खरीदता था, क्योंकि भारत की जो चीजें थी, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था रही है हर्षवर्धन काल के बाद से लेकर 1837 तक। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वह अपने उत्पादन पर निर्भर करती थी, वह बाहर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में कोई भी लेन देन नहीं करती थी। यही आते थे, यहां से लेकर जाते थे। पहले अरब के व्यापारी आते थे, लेकर जाते थे। गुजरात में जो व्यापारी थे वो भी बाहरी व्यापारी थे, वो लेकर जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो लोकल भारत की सरजमीन के लोग हैं, वह एक बंद अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मतलब गांव पर निर्भर थे। लेकिन जो भी चीजें ये बेचते थे दूसरे लोगों को, उससे इनको बहुत सारा आय प्राप्त हुआ। तो भारत अगर देखेंगे तो व्यापार और उद्योग के मामले में कीमती धातुओं का एक कुंड बन चुका था। मतलब यहां पे बहुत बड़ी संख्या में जो कीमती धातुएं थी बाहर यूरोपीय देशों से आकर यहां पे इकट्ठा हो चुकी थी, जिनको लूटने का कार्य शुरू करेगा कौन? आपके ब्रिटिश। आयात और निर्यात की बात करूं तो भारत देखिए आयात क्या करता था उस समय। मतलब भारत में भी जो लोग रह रहे हैं, मुगल या दूसरे लोग रह रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बंद अर्थव्यवस्था से बात तात्पर्य नहीं है। कुछ चीजें हमारे यहाँ, कुछ अर्बन सेंटर थे जिनको चाहिए थी, लेकिन पूरा भारत जो था वो एक हिसाब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करता था। जैसे फारस की खाड़ी क्षेत्र से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, सूखे मेवे, गुलाब जल उत्तर भारत में क्यों लाता था। यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, सीसा, कागज। तिब्बत से सोना, कस्तूरी, ऊनी वस्त्र। अरब से कॉफी, सोना, औषधि और शहद। चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम। और अफ्रीका से हाथी के दांत और औषधि। ये सभी चीजें जो हम उस समय क्या करते थे, आयात करते थे। और जो भारत से निर्यात की बात है उसमें सूती वस्त्र, कच्चे रेशम, रेशमी कपड़े, हार्डवेयर, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, शक्कर, अन्य मसाले, कीमती पत्थर, औषधियां, ये सब होती थी। और कश्मीर जो था उस समय यूनी उत्पादों का केंद्र भी था। तो ये बात है जो ब्रिटिश के आने से पहले भारत के हालात थे। समझिएगा, पूर्व संध्या पर भारत की बात हो रही है। जी हां, इसलिए काफी जानना जरूरी हो जाता है कि आप इन सभी चीजों को डिटेल में समझें कि उस समय भारत क्या था। क्योंकि जब मैं आपको ब्रिटिश पढ़ाऊंगा और तब धीरे धीरे आप भारत की इन्हीं चीजों के बारे में समझेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सब कुछ बदलता ही जा रहा है। तो बदलाव तब देखोगे जब आपको इसका कहीं ना कहीं प्राचीन मालूम होगा, आपको इसका पास्ट मालूम होगा, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, यहां पे ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत में आर्थिक हमने देख लिया। अब हम सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हम तीन प्रकार से देखते हैं, अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय, समाज में महिलाओं की स्थिति और शिक्षा की स्थिति। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगा अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय। मतलब भारत जो है वो पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल से हमारे यहाँ जाति जो है वो एक हिसाब से हमारी सामाजिक बुराई के रूप में तेजी से उत्पन्न हुई और अभी भी हमारे बीच में है। तो भारत जो था उसमें जाति व्यवस्था अपने पीक पे थी और हिंदुओं की जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक जीवन, उसमें पितृसत्ता जो था वो केंद्रीय विशेषता थी। मतलब हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ यहां पर यह है कि
बेटे की मतलब अगर पिता या फिर परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद में बेटे को ही संपत्ति जाएगी, लड़कियों को संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, परिवार का मुखिया हमेशा पुरुष ही होता था। नियम कानून और परिवार के जितने भी चीजें होंगी डिसीजन वो वही लेता था। इसीलिए हमारा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था, जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की दशा जो थी वो हीन करने के पीछे भी जिम्मेदार रहा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी। अनेक जातियां थी भारत में, अनेक संप्रदाय थे और पितृसत्तात्मक समाज था। अब अगर हम देखेंगे समाज में महिलाओं की स्थिति, तो बेटा समाज में महिलाओं की स्थिति में आप देखेंगे तो भारत उस समय बहुविवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब महिलाओं की प्रगति के बाधक थे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब गांधी जी ने मतलब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ में विरोध किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कानून लेकर आते हैं विधवा पुनर्विवाह का। जब महिलाओं को अधिकार दिए जाते तभी यह महिला आपको 1905 के स्वदेशी में और आगे चल के गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाकर आपको दांडी मार्च में देखने को मिलेगी। लेकिन समाज में अंग्रेजों के आने के पूर्व में आप देखेंगे कि इसकी प्रगति में बहुत चीजें बाधक थी। एक ही जो पुरुष है वह कई विवाह कर रखा है, पर्दा प्रथा है खासकर मुस्लिमों में, सती प्रथा है, हिंदुओं में था मुस्लिमों में भी था, बाल विवाह है, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। अब अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में भी दो प्रकार के विभाजन देखने को मिलते थे। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो घर में सीमित थी, मतलब घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट वगैरह लेके चलना, ये सारी चीजें। निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी वो परिवार की आय के पूरक के लिए खेतों और अपने घरों के बाहर काम करने की अनुमति थी। मतलब निम्न जाति की महिलाएं जो थी वह बाहर निकलकर खेत में कार्य करती थी, बड़े उच्च जातियों के घरों में दास के रूप में कार्य करती थी। क्यों? क्योंकि उनको अपने घर को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सहायता देनी थी। ठीक है, इसलिए ये कार्य करती थी। इवन अगर आप देखेंगे राजपूतों, खत्रियों और कायस्थों के उच्च वर्गों ने महिलाओं को घरेलू कार्यों के लिए दास बना रखा था। तो महिला दास भी आपको देखने को मिलेंगी खास प्रकार से इन जातियों, इन वर्णों, इन जातियों के घरों में कार्य करने के लिए। दिख रहा है आपको समाज किस प्रकार से था। अब आप बोलोगे सर ये भी पढ़ना जरूरी है। बेटा बहुत जरूरी है। इतिहास अब बदल रहा है। पहले इतिहास था कि राजा महाराजाओं के तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर आपको आंसर देना है। अब इतिहास बदल रहा है। अब इतिहास कहता है कि आप ग्राउंड लेवल से समझाओ, आप कहते हैं जमीनी स्तर से समझाओ। ठीक है, इतिहास के इन चीजों को, ताकि वहीं से क्वेश्चन बनते। पहले क्वेश्चन था राजा ने क्या योगदान दिया। अब प्रश्न आते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, जाति प्रथा कैसी थी, वर्ण व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो इतिहास का क्रम जो है काफी तेजी से परिवर्तन की दौर में है और आपको भी ये जानना चाहिए। अब अगर मैं शिक्षा की स्थिति को लेकर आता हूं तो हिंदुओं के जो प्राथमिक विद्यालय थे वो पाठशाला होती थी, मुस्लिम के प्राथमिक विद्यालय मकतब के नाम से जाने जाते थे। शिक्षा में केवल पढ़ना था, लिखना था, अंक गणित तक सीमित थी, मतलब विज्ञान नहीं था, साइंस नहीं था। देखिए ये वो भारत है 0, दशमलव, ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों की पूरी जानकारी, रिलेटिव थ्योरी, जिस भारत ने विज्ञान में इतना योगदान दिया, खगोल शास्त्र में सब जगह, उस भारत में आप धीरे धीरे सब कुछ खोते चले गए। मध्यकाल में ऐसा परिवर्तन आया कि आपने खो दिया। अब आप केवल पढ़ने, लिखने और अंक गणित तक सीमित है, क्योंकि जीवन में नंबर का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके जीवन में अंक गणित तक ही आप सीमित थे। जिस भारत में जब तक बीज गणित अलजेब्रा नहीं आई थी, तब भी हमारे यहाँ वैदिक काल में सुलभ सूत्र पाया जाता है, जिसमें हवन कुंड कैसे बनाया जाए उसके लिए, और कैसे आप रेक्टेंगुलर आयत से आप गोला बना सकें और गोला से आयत बना सकें, सर्कल से, वक्र से। देख रहे, इतना जानकारी था उस समय, बीज गणित के ना होते हुए भी इतनी जानकारी थी। आज देख रहे हैं आप चतुष्पाठी, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, या टोल जिसके नाम से जानते हैं, बंगाल बिहार में था। ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे, उच्च शिक्षा थी, लेकिन बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी। संस्कृत शिक्षा के लिए काशी, तिरहुत और नदिया और उत्कल
जो जगह थे वो काफी फेमस थे। फारसियों और अरबों के उच्च शिक्षा केंद्र को मदरसा कहा जाता था। तो अगर मैं फारसियों की बात करूं, अरबों की बात करूं, फारसी मतलब ईरान के लोग, अरब के लोग, ठीक है, उनके जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे भारत में, उन्हें मदरसा कहा जाता। तो ये दक्षिण भारत में ज्यादा थे। बहमनी साम्राज्य आपने सुना होगा, फिर उन्होंने बहुत तेजी से इसमें विकास किया था। सूफीज्म का प्रभाव उत्तर में कम पड़ा था शुरुआत में, लेकिन दक्षिण में था। तो मदरसा आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, जो बाद में चलकर पूरे भारत में पहला। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा, विभिन्न प्रकार की सरकारों के द्वारा काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अगला क्रम देखेंगे अगर इसी में हम, तो कला, वास्तुकला और संस्कृति में विकास। मतलब बच्चों ये कि जब ब्रिटिश आए उससे पहले हमारी ये चीजें क्या थी, फिर आगे उन्होंने क्या योगदान दिया, ये हम लास्ट में क्या करेंगे, मैच करेंगे। हमारे पिंक सिटी, गुलाबी रंग का शहर जयपुर, दिल्ली, ठीक है, बनारस, मथुरा, उज्जैन में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने, पहली चीज। दूसरा, खगोल विज्ञान के अध्ययन में लोगों की मदद के लिए जीज मोहम्मद शाही, देखिए जीज मोहम्मद शाही नामक समय सारणी का एक संकलन तैयार किया। लखनऊ में असफ उद्दौला ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। कंचन नाम्बियार एक प्रसिद्ध मलयालम के कवि थे, ठीक है, और काफी फेमस थे। ब्रिटिश की पूर्व संध्या में भारत में हमारा कल्चर कुछ इस प्रकार से था। तमिल भाषा सितार काव्य से समृद्ध हुई थी, ठीक है, तमिल भाषा जो थी, ठीक है, सितार काव्य से समृद्ध हुई। वारिस शाह ने पंजाबी साहित्य में प्रेम प्रसंग युक्त महाकाव्य हीर रांझा की रचना की थी। ऐसा कल्चर था। कल्चर देखो ये शो करता है उस समय हमारे भारत के लोग कैसे थे, क्या चल रहा था। तो सभी चीजें, विज्ञान में भी योगदान था, स्थापत्य में भी योगदान था, ठीक है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पे कहते हैं कि कविताओं में योगदान था, ठीक है, हमारे यहाँ पे कैसे साहित्य में योगदान था। सिंधी साहित्य में शाह अब्दुल लतीफ ने कविता संग्रह रिसालों की रचना की थी। इस प्रकार से भारत में हिंदू, मेरे कहने का मतलब क्या है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, एक साथ विकास की ओर थे। 2 लाइन यहां पे याद आती है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हाल ही में जैन पे मैंने एक लेक्चर लिया है। जैन मंदिर को श्री सम्मेद शिखर जी और गुजरात में पालीताना के क्षेत्र हैं, उनमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के कारण वहां की जो उनकी आस्था है उसको ठेस पहुंच रही है। ये लाइन मैं उस समय बोलना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं बोल पाया था। ये लाइन अभी याद आ गई है क्योंकि अभी मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं, अचानक से दिमाग में आई, तो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। इस लाइन में बस ये है, कागज के प्लेटों में खाने का तकाजा है। तकाजा मतलब डिमांड, मांग। कागज की प्लेटों में खाने का तकाजा है, समझ रहे हैं? जी हां। और हालात के सानों में कल्चर का जनाजा है। हालात के सानों पे कल्चर का जनाजा है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा, रेखता के शब्द है कुछ। तो कागज की प्लेटों में, प्लेट आप में हाथ में कागज की है जिसका खुद का कुछ समृद्धि नहीं है, उसमें अगर आप देखेंगे कागज की प्लेटों में खाने का तकाजा है। लोग समृद्ध नहीं हैं, अपने देश के विकास में अपनी चीजों को विकसित करने की जगह बस कहीं कहीं कुछ मिल जाए खाने को, कैसे चीजों को कर लिया जाए, कैसे अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा किया जाए। और हालात के सानों में ऐसे हालात बन गए, हालात के सानों मतलब शोल्डर्स, कंधे, हालात के सानों पे कल्चर का जनाजा है। आज हम अपनी हालात, अपनी सिचुएशन में इस कदर मजबूर हो गए हैं कि हमने अपनी संस्कृति का जनाजा उठा लिया है। इन लाइनों का मतलब है कभी भी हमें आर्थिक जरूरतों के पीछे अपनी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यही वो संस्कृति है जो कभी कभी हमें गर्वान्वित महसूस करती हैं। जब मैं दीपक कुमार सिंह अमेरिका में रहूंगा और अमेरिका में कोई पूछेगा कहां से आए, तो मैं बोलता हूं इंडिया, तो बोलता ओके ताजमहल, बिकॉज इंडिया की पहचान वहां पे उसके स्थापत्य से भी है। कुछ लोग ताजमहल, ठीक है, मुंबई गेट, ठीक है, इनके नाम से हमारे यहाँ पे हिमालय, इनके नामों से हमें जानते हैं, इन काशी की नगरी के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा कल्चर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहां तक ये क्रम जो था, एक जो कहते हैं कि पड़ाव हमारा कंप्लीट हुआ।
अगले पड़ाव में हम चलते हैं और चर्चा करेंगे आपके साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति की। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जितने बच्चों के मन में था कि अभी तक ब्रिटिश नहीं पढ़ाया, अब ब्रिटिश शुरू होगा यहां से स्टार्टिंग से और पूरा कंप्लीट होगा। अब तो सिलसिला शुरू हो गया है, ये सिलसिला आजादी तक जाएगा। ठीक है, तो तैयार है आप मेरे साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं।